Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to 12th class MGCCS biology class. We were discussing chapter number 14, human respiratory system, and today's objectives are lower respiratory tract infection. Students will be able to learn after this lecture that what is lower respiratory tract infection, and उसमें हम discuss करेंगे pulmonary tuberculosis को, डिसऑर्डर्स ऑफ द लंग्स को हम डिस्कस करेंगे, लंग कैंसर को, एम्फेजिमा को भी हम टच करेंगे, अलॉन्ग विद दैट व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके इन्फेक्शंस हैं, कैंसर हवाले से उसके जो भी इन्फेक्शन आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को। Pulmonary tuberculosis is a highly contagious chronic bacterial infection. Highly contagious chronic bacterial infection का मतलब क्या है? Contagious that it can be it can spread. ठीक है, कि आपके पास एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो क्या हो सकता है, वो फैल सकता है, एक्चुअली फैल सकता है। और क्रोनिक का मतलब लॉन्ग लास्टिंग है, इसके बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग जो है भी ये चल सकती है ये बीमारी। ठीक है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और जिन लोगों को पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है, अल्वेओलाई बर्स्ट कर जाते हैं, रिप्लेस बाय द इनइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, ठीक, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक बैक्टीरिया है जो आपके पास इन्फेक्शन लंग्स की काज करता है, जो कंटेजियस है और क्रोनिक भी है, मतलब कि फैल भी सकता है और बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग भी डिजीज हो सकती है। अल्वेओलाई को क्या किया जाता है, खराब किया जाता है। अब आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कि बैक्टीरिया किस तरह आपके इनसाइड ऑफ द लंग्स को यहाँ पे इन्फेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको अल्वेओलाइज की जो है प्राइमरी लीजन नजर आ रही है कि प्राइमरी उसमें किस तरह से एक्यूमुलेशन हुई हुई है, और वहाँ पे आपके पास जो बेसिलाई है, ठीक है, उसको पूरी बॉडी से सेपरेट कर दिया जाता है, बिकॉज इस बैक्टीरिया ने आपके पास क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, और फिर वो जो आपके पास एक टाइनी ट्यूबर सेल बन जाता है कि बेसिलाई उसको वो बैक्टीरिया उसको पूरे बॉडी से सेपरेट कर देता है, मतलब कि फंक्शन इसका जो है कंप्रोमाइज हो जाता है, अपने उसमें इन्फेक्शन का जो है वो अमल शुरू हो जाता है। तो फिर वो रिलीजिंग होगी, उसके इन्फेक्शन बढ़ेगा आपके पास, और वो जो दूसरे पार्ट्स ऑफ द लंग्स हैं उस तक जाएगा। ठीक है, सो ये प्राइमरी लीजन है, और इसके बाद आपके यहाँ पे पोस्ट प्राइमरी डिजीज आपके पास नजर आती है, कैविटेटिंग, कि आपके पास इस तरह से फ्लूइड सा पस सा बन जाएगा यहाँ पे, पोस्ट प्राइमरी जो आपके पास रीजन आ जाता है, और यहाँ पर आपके पास जो है ये अल्वेओलाइज जो है वो पूरे कंप्रोमाइज हो जाएंगे और इन्फेक्ट हो जाएंगे। सिमिलरली फिर वो जो है आपके पास वो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, और वो गैसियस एक्सचेंज जो है वो कंप्रोमाइज हो जाएगा। काजेज जो है इसकी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बेसिकली जो है बैक्टीरिया का नाम है जो स्पेसिफिकली इसको इन्फेक्ट करता होता है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स जो हैं आपको नजर आ रहे हैं, डेफिटाइटिस, फटीग है, चेस्ट पेन है, आपके पास कफिंग है आपके पास, ठीक है, प्रोलॉन्ग कफिंग भी होती है, ठीक है, नाइट स्वेट्स हैं आपके पास, रंग का जो है वो पेल हो जाना, ठीक है। तो इंटरमिटेंट फीवर है, टेम्परेरी, मतलब कि आपके पास जो है वो खत्म भी हो सकता है, दोबारा आ सकता है, क्योंकि आपके बॉडी का मैकेनिज्म जो है उसके अगेंस्ट लगा होता है, और फीवर तो वैसे भी नॉर्मल आपके पास इंडिकेटर के तौर पे काम करता है। जो भी माइक्रोब आता है तो आपके इम्यून सेल्स जो है, आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो क्या करता है, इस स्टेज पे आपका हाइपोथैलेमस सेट करता है टेम्परेचर आपके इंटरनल बॉडी का, कि जिसके लिए वो ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया या जो भी माइक्रोब आपके पास आया हुआ है तो वो ज्यादा फेवरेबल ना हो उसके लिए। ठीक है, सो ये एक इस तरह की लड़ाई चल रही होती है इम्यून सिस्टम में। सो फीवर जो है एज एन इंडिकेटर आपके पास वो क्या करता है, टेम्परेचर राइज करके अपने पूरे जो इम्यून सेल्स हैं जिस तरह के मैक्रोफेजेस वगैरह, सो आपके पास वेरिएट करता है, डिफर करता है टेम्परेचर डिफरेंट इन्फेक्शंस के रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इंटरमिटेंट होगा, नाइट स्वेट्स आपके पास, वेट लॉस, नर्वसी आपके पास, भूख का ना लगना, डिप्रेशन का आना, ठीक है, आपके पास स्प्यूटम जो है वो ड्राई कफ होगी, स्प्यूटम के साथ बलगम जो आपके पास है, ठीक है, और डल एचेस, मतलब कि इस तरह की पेन से जो एचेस होते हैं डल से आपको महसूस, मतलब इस तरह इंटेंस नहीं होंगे बट स्टिल। एंड इन्फ्लेमेशन जो होती है वो काज जो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, तो वो जो लंग्स को जिस बाउंड्री वॉल ने, प्लूरल मेम्ब्रेन ने उसको कैप्चर किया हुआ है, तो जो प्यूरा आपकी लंग है वो कंप्रोमाइज है, फ्लूइड जो है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन जो है वो बढ़ रही होती है। ट्रीटमेंट जो है इसकी वो 9 मंथ्स रेगुलरली है, और उसको कहते हैं डॉट्स, डेली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, मतलब कि इसको अंडर ऑब्जर्वेशन आपको ट्रीट करना पड़ता है, डॉक्टर को टाइम टू टाइम उसको पेशेंट को चेक करना पड़ता है। सो इन सेंस हम इंटेंस केयर भी नहीं कहेंगे, बट डेली ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपको इसको मेडिकेशन करनी पड़ती है। ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर जिस तरह के दूसरे आपके पास फ्लू, नज़ला, कोरोना या इस तरह के जो बीमारियां हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं,
तो उसकी तरह प्रिवेंटिव मेजर्स जिस तरह के आजकल भी प्रिवेंटिव मेजर्स जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं ट्यूबरकुलोसिस के, वो भी आपके जो फ्लू वगैरह है, नज़ला ज़ुकाम आजकल कोरोना के हिसाब से आप देख सकते हो कि क्या प्रिवेंटिव मेजर्स आपको लेने पड़ते हैं कि जो पर्सन पेशेंट जो आपके साथ है उसके साथ जो कॉन्टैक्ट है उसको लिमिटेड किया जाता है, उसके यूटेंसिल्स को ना यूज़ किया जाए, जिन चीज़ों को उसने टच किया है वहाँ पे वो बैक्टीरिया जो है आपको भी ट्रांसमिट हो सकता है। अगर जो है थ्रू एयर आपका उसके साथ जो है बातें करना या वो कफिंग के सिचुएशन में, तो वो भी आपके पास ट्रांसमिट हो सकता है आपके पास, ठीक है। सो जो सराउंडिंग है, लिविंग रूम है, उसको क्लीन रखना, वेंटिलेटेड आपके पास के वो जो गैसेज एक्सचेंज है आपके पास वेंटिलेशन चलती रहे, क्योंकि इनसाइड गैसेज जो है या इनसाइड जो एयर है जिसमें वो माइक्रोब आपके पास मौजूद है जो ट्रांसमिट हो सकता है किसी दूसरे बंदे को। सो प्रिवेंटिव मेजर्स आपको लेने पड़ते हैं ट्यूबरकुलोसिस के इस केस में भी, ठीक है। ऑलवेज कवर द माउथ ड्यूरिंग कफिंग, ठीक है, एंड स्नीजिंग, आल्सो अवॉइड द स्पिटिंग, बट अलॉन्ग विद दैट जो स्प्यूटम है पेशेंट का जिसमें बहुत ज़्यादा कल्चर मौजूद है आपके पास बैक्टीरिया का, तो उसको बर्न करना पड़ता है या बरी करना पड़ता है। अलॉन्ग विद दैट पेशेंट शुड स्पिट इन अ यूटेंसिल विद लाइम पाउडर, क्योंकि वो आपके पास जो है वो फिर फैले ना, ठीक है। क्योंकि अगर इसके लाइम पाउडर के अलावा अगर उसके यूटेंसिल के साथ फिर वो स्टिक कर जाते हैं या फिर वो उसके ईजी चांसेस हैं कि दूसरे को मास्क जो है वो पहनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रिस्पिरेटरी आइसोलेशन प्रोसीजर्स टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ मेडिकल पर्सनल जो आपके पास मौजूद हैं उनको भी ना फैल सके, जिस तरह के आजकल आपको पता है कि आइसोलेशन बहुत ज़्यादा चल रही है प्रिवेंशन के तौर पे, बिकॉज कोई अभी मेडिसिन तो फिर भी टीबी के हैं, लेकिन कोरोना की शक्ल में जिस तरह की आइसोलेशन है, इस तरह की आइसोलेशन रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन डिसऑर्डर्स को, क्योंकि वो जो आपके पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्सचेंज है या जो कॉन्टैक्ट है डिफरेंट चीज़ों को टच करने वाला पेशेंट का, तो वो रिस्पॉन्सिबल है फैलाने का, तो जिससे आपको बचाना चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स करने चाहिए पेशेंट्स को भी और जो उसको अटेंड कर रहे हैं। ओके, डिसऑर्डर्स ऑफ द लंग्स में हमारे पास एम्फेजिमा है। एम्फेजिमा जो है बेसिकली लंग कैंसर और एम्फेजिमा दोनों आपके पास लंग्स के डिसऑर्डर्स हैं। पहले हमने अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट साइनसाइटिस एंड ट्यूबरकुलोसिस का जिक्र किया। अब जो लंग्स हैं नीचे के लेवल पे जो आपके पास चेंजेस आ रही हैं या जो आपके पास डिस्ट्रक्शन हो रही है या इन्फेक्शन हो रही है, बट हम अभी एम्फेजिमा का जिक्र करते हैं और लंग कैंसर को उसके बाद डिस्कस करेंगे। एम्फेजिमा जो है ऑब्स्ट्रक्टिव क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव जो है वो डिजीज़ है अल्वेओलर डैमेज की, और पेशेंट को जो है वो सांस लेने में तकलीफ होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि नॉर्मल जो ब्रोंकियोल्स हैं और जो अल्वेओलर अफेक्टेड ब्रोंकियोल्स हैं, ठीक है। सो उनके स्ट्रक्चर को आप देख सकते हो कि किस तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है आपके पास, और वो अल्वेओलाई फिर गैसेस एक्सचेंज के क्या पॉसिबल कैपेबल नहीं होते, ठीक है। जो अल्वेओलाई डैमेज है, एयर सैक्स जो है आपके पास अल्वेओलाई, वो वॉल्स जो है पहले वीकन किए जाते हैं फिर रप्चर कर दिए जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से वो जो आपके पास ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है जो यहाँ पे आपको कैपिलरीज में नजर आ रहा है कि जो ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा तो उसके साथ एक्सचेंजिंग होगी, लेकिन यहाँ पे आप देखो ऊपर म्यूकस आपके पास ब्रोंकियोल्स में उसकी कम्युलेशन आपको नजर आएगी, और जो स्ट्रक्चर ऑफ अल्वेओलाई है, एयर सैक्स है, वो रप्चरिंग उनकी फिर आखिर एट द एंड हो जाती है आफ्टर द इन्फेक्शन, ठीक है। एम्फेजिमा में आपके पास जो है वो अल्वेओलाइज जो है वो लंग कैंसर जो है बेसिकली हमारे पास लंग कैंसर दो किस्मों का होता है। बेसिकली तो कैंसर जो है ट्यूमर को कहा जाता है। ट्यूमर जो है मास ऑफ सेल है, एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ है, एक्स्ट्रा जो है वो सेल की कम्बिनेशन है, उसको ट्यूमर कहा जाता है। फिर दो किस्मों का ट्यूमर होता है, मैलिग्नेंट एंड बेनाइन, ठीक है। जब कभी भी आपके पास किसी सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ के शुरू हो जाने के बाद वो किसी दूसरे सेल्स तक ना पहले, दूसरे टिश्यू तक ना पहले या दूसरे ऑर्गन तक ना पहले, उसको हम बिनाइन कहते हैं, क्योंकि वो फैल नहीं रहा। जबकि जो मेटास्टेटिक है वो फैल रहा है। मेटास्टेसिस आपके पास स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज को कहते हैं कि आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ शुरू हो गई है, ट्यूमर बन रहा है, लेकिन वो ट्यूमर आपके पास ट्रांसमिटेबल है, स्प्रेडेबल है, दूसरी जगह तक स्प्रेड हो सकता है, जिसकी वजह से इसको मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं, कैन बी प्रोलिफरेटेड, ठीक है। और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन का क्या मतलब है, हमारे पास नेचुरल प्रोसीजर है सेल डिवीजन का, लेकिन जितने नंबर ऑफ सेल किसी स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए चाहिए होते हैं, अगर आपके पास उस नंबर से ज्यादा सेल की ग्रोथ अगर होनी है, क्योंकि सेल डिवीजन तो रिवर्सेबल नहीं है, वो तो चलता जाता है, तो एक नेचुरल प्रोसीजर है हमारे पास बॉडी में अल्लाह ताला ने रखा है, ये एपोप्टोसिस जो प्रोग्राम सेल डेथ है। जब कभी भी अपने मैक्सिमम लेवल तक किसी टिश्यू किसी ऑर्गन लेवल के जो सेल्स हैं उस लेवल तक अगर वो पहुंचते हैं, ये भी कहा जाता है कि जब सेल की
ज़रूरत नहीं होती, तो नेचुरली वो खुद को बर्स्ट कर जाता है। मैकेनिज़्म इस तरह है आपके पास बॉडी का, सेल्स का, जो उसको ख़त्म कर देता है, अपने आप को ख़त्म कर देता है, और अपने आप को ख़त्म करके वो जो एंजाइम्स हैं डिफरेंट, ऑलमोस्ट 40 मोर देन 40 टाइप्स ऑफ एंजाइम उसमें मौजूद होते हैं, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल सबको डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फैल जाते हैं सेल के अंदर, और वो सारे ऑर्गेनेलीज को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। फिर सराउंडिंग सेल उनको एज ए अपने इस्तेमाल के लिए ले रहे होते हैं। सो एक नेचुरल फिनोमेना है कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा सेल की ग्रोथ होगी, एक सर्टेन लिमिट तक उसको आपके पास जितनी रिक्वायरमेंट है सेल की ग्रोथ होनी चाहिए, उससे ज्यादा होगी तो आपके पास एपोप्टोसिस होनी है, प्रोग्राम सेल डेथ होनी है, एक्सटाइम जो सेल्स हैं उनको किल किया जाता है। तो जब आपके पास ये एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म कंप्रोमाइज हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी जेनेटिक प्रॉब्लम, ठीक है, बिकॉज ऑफ एनी म्यूटेशन, बिकॉज ऑफ एनी रेडिएशन, बिकॉज ऑफ एनी कार्सिनोजन, बिकॉज ऑफ स्मोक, बिकॉज ऑफ डिफरेंट अदर कार्सिनोजेंस जो आपके पास डस्ट के जरिए पे आपके पास आ सकते हैं। सो वो आपके पास बेसिकली क्या है कि एपोप्टोसिस कंप्रोमाइज हो जाता है, प्रोग्राम सेल डेथ का मैकेनिज्म, एक्स्ट्रा सेल के ग्रोथ को स्टॉप करने वाला मैकेनिज्म स्टॉप हो जाता है, कंप्रोमाइज हो जाता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ होती है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन चलती जाती है, एक्स्ट्रा सेल्स को किल करने वाला प्रोसीजर जो है वो नहीं होता, चाहे वो लाइसोसोम के बर्स्ट होने के हिसाब से है, या चाहे एपोप्टोटिकली आपके पास जो है एपोप्टोटिक बॉडीज बना के उसको खत्म करना, और प्रोसीजर सेम राउंड अबाउट होता है। बट अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर, सो लंग कैंसर में आपके पास जो है स्मोकिंग काज है, और उसके अलावा दूसरे कार्सिनोजन भी है जो इसके रीजन बनते हैं, इसको काज करते हैं, ठीक है। लंग कैंसर में आपको ये लंग्स के ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकाई नजर आ रहे हैं। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं जो लंग से ओरिजिनेट होकर दूसरी जगह पे जाते हैं। सो ये जो नॉर्मल प्रोसीजर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के गैसेस के एक्सचेंज का, तो वो नॉर्मल प्रोसीजर कंप्रोमाइज हो जाता है, और फिर वो आपके पास जो है क्या नहीं कर सकता, एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस नहीं कर सकता आफ्टर दी ट्यूमर, और वो फिर स्प्रेड हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास नोड्स मौजूद है, लिम्फ नोड्स यहाँ तक फैले हुए हैं, तो वो सारे के इस इन्फेक्शन के बाद ही वो फिर फैल जाता है, वहां तक चला जाता है, एंड फिर पूरे ऑर्गन्स को आगे हम इसमें चेक करते हैं। अच्छा जी, asbestos and arsenic radiations and as gamma and एक्स्ट्रा रेज, ये जो कंपाउंड्स हैं बेसिकली, और साथ में कार एग्जॉस्ट फ्यूम्स वगैरह, ये सारे जो हैं कार्सिनोजन के एग्जांपल्स हैं। ये मिनरल्स हैं आर्सेनिक और एस्बेस्टस, ये जो हैं आपके पास मिनरल है जो डस्ट के जरिए इवन माइक्रोस्कोपिक लेवल तक के इसके पार्टिकल्स जो हैं वो इनहेल होकर आपके लंग्स में ट्यूमर काज कर सकते होते हैं, ठीक है। सिम्टम्स जो है थिकनिंग ऑफ दी वॉल्स हैं आपके पास, लाइनिंग ऑफ दी ब्रोंकाई है, थिकनिंग ऑफ दी जो सेल्स हैं उसके जो टिश्यूज हैं उसके जो वॉल्स हैं वो सारे थिकन हो जाते हैं, कलूजन होती है, ओवर ग्रोथ उसकी होती है, ठीक है। सीलिया का लॉस हो जाएगा आपके पास, फिर वो फैल जाता है दूसरी जगह, ब्रोंकस की तरफ चला जाएगा, एंड देन ओवरऑल आपके पास लंग्स अल्टीमेटली जो है वो आखिरी स्टेज में बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। स्टेजेस आपके पास 4 है, आपको यहाँ पे ये येलो नजर आ रहा है कि 3 सेंटीमीटर होगा स्टार्ट में, मेटास्टेसिस जब नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वो इन्फेक्शन, यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ होगी, फिर वो सेल ग्रोथ जो है वो साइड वाले टिश्यूज की तरफ चली जाएगी, उसी ऑर्गन के उसी लोब के ऊपर, ठीक है। और अब यहाँ के बाद आपके पास ये जो मेटास्टेसिस 6 सेंटीमीटर ऑब्जर्व होती है। थर्ड स्टेज में आपके पास जो है वो नोड्स तक बात चली जाती है, लिम्फ नोड्स जो यहाँ पे मौजूद हैं सारे, तो वो सारे वहाँ तक उसको क्या करते हैं, फैलना शुरू कर देते हैं, अप टू 6 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा हो जाता है फिर। एंड देन लास्ट स्टेज में आपके पास वो ट्यूमर नोड्स के जरिए पूरी बॉडी में भी, और इसके अलावा भी ऑर्गन टू ऑर्गन या सेल टू सेल जो मेटास्टेसिस है उसके जरिए उस ऑर्गन से जाके दूसरे ऑर्गन्स को भी जो है वो फैल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये तीनों स्टेजेस, चारों स्टेजेस आप देख सकते हैं। 3 स्टेज को जो है वो 2 उसमें कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 3A और 3B में। फर्स्ट स्टेज में आप देख लो स्पेसिफिक सेल्स जो है उनकी एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है। सेकंड स्टेज में वो सेल्स जो है दूसरे सेल्स को, टिश्यू जो है ओवरऑल इन्फेक्ट होना शुरू कर देता है, एंड कैंसरस लिम्फ नोड्स तक फैलना शुरू कर जाता है। और ये जो कैंसरस लिम्फ नोड स्टेज 2 में आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो लंग्स में आपके पास लिम्फ नोड्स गए हुए हैं, तो ये जो सेल्स की एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ शुरू हो जाती है तो वो फिर लिम्फ नोड्स तक
उसकी जो है उसको इफेक्ट करना शुरू कर जाते हैं। एंड स्टेज 3 में जो ए पार्ट है उसमें वो जो लिम्फ नोड है वो सिमिलर जो लंग है, एक लंग जो है सेम लंग में ओवरऑल जो है वो लिम्फ नोड में फैल के ओवरऑल उसके सेल्स में फिर फैल जाता है। जबकि 3B स्टेज में यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इसके यहाँ पे फैलने के बाद वो फिर यहाँ मूव कर जाते हैं एंड फिर यहाँ पे स्प्रेडिंग होती है। सो द स्प्रेडिंग ऑफ द सेम lung in the stage 3A and the stage 3B, the spreading will also infect the other lung. ओके, सो दोनों लंग्स में। एंड फिर नाउ इन द स्टेज 4 एज यू कैन सी कि आपके पास बोन भी, एड्रिनल ग्लैंड्स भी, लिवर भी, डिफरेंट ऑर्गन्स आपको नजर आ रहे हैं। स्टेज 4 में फिर इस लंग्स के एक लोब से दूसरे लोब और नोड्स और फिर दूसरे लंग को, पूरे लंग को, एंड देन टू दी अदर ऑर्गन्स आल्सो जो है आपके पास ये स्प्रेड हो जाता है कैंसर। और ये जो डिफरेंट सेल्स हैं उन सब की जो है आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ शुरू हो जाती है। ठीक है, ट्रीटमेंट में आपके पास पहले तो इसको चेक किया जाता है बायोप्सी के जरिए। आपको ये यहाँ पे कैंसरस जो है उसकी जो कंपोजिशन है वो आपको नजर आती है, जिसके जरिए आपको पता चलता है। और जो डिफरेंट डीएनए के भी इवन जो है आपके पास लोब्स में ट्यूमर की आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल होती है, आपको नजर आ सकता है। आप उसको बाकायदा देखते हो, जिस तरह के आपको यहाँ पे 2 डिफरेंट जेनेटिक उसकी सेल्स में डिफरेंस की वजह से उसकी एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ होती है। कहने का मतलब ये है कि जो ट्यूमर है आपके पास, हमने जिस तरह जिक्र किया कि म्यूटेशन, अब ये जो कार्सिनोजन वगैरह है ये क्या काज करते हैं, ये भी म्यूटेशन ही काज करते हैं ना, कि जाके आपके पास सेल में जो जेनेटिक मटीरियल है जिस तरह उसने बिहेव करना है उसको म्यूटेट कर देता है और उसके म्यूटेशन के बाद वो डिफरेंटली बिहेव करता है और एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ करता होता है। सो इवन कहते हैं कि डिफरेंट स्पॉट्स के ऊपर भी आपके पास जेनेटिक प्रोफाइलिंग जो है उसकी इवन डिफरेंट होगी। ठीक है, डीएनए प्रोफाइल्स आपके पास डिफर होते हैं, उसके हिसाब से डिफरेंट आपके पास ट्यूमर और उसके हिसाब से डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ के रीजंस होते हैं। जो आपके पास ट्रीटमेंट है, पॉसिबल क्योर है, वो रिमूवल ऑफ दैट लोब है स्पेसिफिक जहाँ पे ट्यूमर है एट इनिशियल स्टेज व्हेन आप उसको आइडेंटिफाई करते हो कंप्लीटली। या सेकेंडरी ग्रोथ जो है आपके पास जब तक बनती है तो उससे पहले आप उसको खत्म कर देते हो। ठीक है, न्यूमोनेक्टोमी उसको कहते हैं। और इसके अलावा जो है वो केमोथेरेपी भी और रेडियोथेरेपी भी आपके पास होती है। जब आपके पास कैंसर फैल जाता है तो उसको केमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी के जरिए पेशेंट को जो है वो क्या करता है, ट्रीट किया जाता है। लंग कैंसर में जो आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूमोनेक्टमी के, जहाँ पे आपके पास कंप्लीट रिमूवल ऑफ द लंग है। ठीक है, उससे पहले जो है लिम्फ नोड रिमूवल को यहाँ पे आप देखते हो। ठीक है, एक्सट्रीम से पहले आप शार्टर से देख लो कि वेज रिसेक्शन है आपके पास, ऑल वेज शेप पोर्शन है कि वो वहाँ पे उस पोर्शन में जहाँ पे आपके पास कार्सिनोजेनिक इन्फेक्शन हो चुकी है और वहाँ से आपके पास थोड़ा सा आपके पास बेसिकली दूसरे सेल्स भी आएंगे, लेकिन उसके बाद फिर उसके पूरे लोब को क्या करना, रिमूवल ऑफ दी होल लोब, वन लोब। ठीक है, उसमें आपके पास जिस तरह के हमें पता है कि राइट एंड लेफ्ट में डिफरेंट, एक में 3 लोब, एक में 2 लोब, जिसको अगर जिस जगह पे इन्फेक्शन है, जिस जगह पे कैंसर सेल है, वहाँ पे उस लोब को हटाना। फिर उसके डिफरेंट लिम्फ नोड्स की जब स्प्रेडिंग हो जाती है, चेस्ट के ऊपर डिफरेंट कैंसर सेल्स स्प्रेड कर जाते हैं वहाँ पे, तो उनको हटाना। और फिर न्यूमोनेक्टमी जो आपके पास फुल रिमूवल ऑफ द लंग है उसको किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। ठीक है, कि स्मोकिंग रिस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे इफेक्ट करता है। आपको नजर आ रहे हैं कि काजेज 87% ऑफ द लंग कैंसर। ठीक है, मेजर काज ऑफ द कैंसर है माउथ, लेरिक्स एंड ईसोफेगस। अब कैंसर जो है किस टिश्यू के ऊपर, किस जगह पे, किस ऑर्गन के ऊपर जाके वो एक्स्ट्रासेलुलर ग्रोथ कर रहा है। सो माउथ कैंसर भी है, लेरिक्स भी है, ईसोफेगस भी है, ये उसके रीजन काज भी बनता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फेजिमा भी है। ठीक है, ब्रोंकियोल्स में आपके पास वो पस से जमा होना, ब्रोंकियल एम्फेजिमा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ दी अल्वेओलाई। ठीक है, वो भी काज करते हैं। सिगरेट स्मोक्स जो हैं वो आपके पास डिफरेंट इरिटेंट्स भी काज करते हैं, केमिकल्स इरिटेंट्स जो आपके पास लंग्स में आपके पास वो कफिंग वगैरह का रीजन बनते हैं, सांस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। नमूनिया भी काज होता है, क्योंकि नमूनिया में आपके पास सीलिया जो है कैन नॉट प्रोटेक्ट लंग्स फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ठीक है, तो जो आपके पास डैमेज और डिस्ट्रॉयड सिलिया है बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग, ठीक है, तो वो आपके पास फिर प्रोटेक्ट नहीं कर सकते नमूनिया वगैरह या इस तरह के डिफरेंट वायरसेस से जो एयर में फ्लो कर रहे हैं, एंड सिलिया कैन नॉट प्रोपेल will not be able to propel them back of the respiratory tract. Okay, so स्मोकिंग कैन मेक इट हार्ड टू ब्रीथ। और इसी तरह आपके पास वो एस्थमा और एलर्जीज डिफरेंट, उस कंडीशन में फिर आपकी ब्रीथिंग मजीद मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एस्थमा एंड एलर्जीज में कंडीशन ऐसी होती है पेशेंट के लिए कि उसको डिफरेंट जो है
वो एनवायरनमेंट में मुश्किल से ब्रीथिंग करनी पड़ती है। एंड अगर साथ में स्मोकिंग भी हो तो वो उसको मज़ीद बढ़ा देती है, उसकी जो तकलीफ़ है, ठीक है? क्योंकि वो एलर्जेंट्स और वो अस्थमा के अलावा जो वो पोल्यूटेंट जो ऑलरेडी उसके इरिटेंट्स है उसको इरिटेट करते हैं, उसके अलावा जो है वो स्मोक की वजह से भी उसकी इरिटेशन में मज़ीद इज़ाफ़ा होता है इस तरह की डिज़ीज़ में। ओके? सो ये इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग है हमारे पास के चाहे वो लंग्स लेवल पे कैंसर हो, वहाँ पे कार्सिनोजन है, वहाँ पे आपके पास जो है कैंसर काज कर सकते हैं। कार्सिनोजन जो है बेसिकली आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेशन है सेल लेवल पे, वो प्रॉब्लम काज कर सकते होते हैं। अलॉन्ग विद दैट जो है आपके पास डिफरेंट जो आपके पास ऑर्गन है, माउथ, लेरिक्स एंड ईसोफेगस, ठीक है? जिस टाइप ऑफ सेल में वो जाके एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ शुरू करते हैं, वो उसी ऑर्गन के हिसाब से उसका ट्यूमर होता है। सो माउथ कैंसर, लेरिक्स वगैरह के लेवल पे, ईसोफेगस के हिसाब से अच्छा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फीज़िमा भी काज़ करता है। डिफरेंट इरिटेंट्स जो है लंग्स के लिए वो भी मुश्किलात का सबब बनते हैं, सिगरेट के साथ ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है? मॉर्निंग कफ़िंग वगैरह आ जाती है, ठीक है? इसके अलावा जो है सिलिया डिस्ट्रॉय कर जाते हैं इसकी वजह से। तो सिलिया जो है आपके पास बेसिकली प्रोटेक्ट नहीं कर पाते लंग्स को निमोनिया वगैरह में, ठीक है? So they are likely to get smokers can like are likely to get the pneumonia because of the lack of protection of the cilia, ठीक है? उसकी वायरसेस और डिफरेंट बैक्टीरिया से उसको प्रोटेक्शन करना मुश्किल होती है, ठीक है? और दूसरे जो अस्थमा, एलर्जीज वगैरह, इरिटेंट्स वगैरह के अलावा स्मोकिंग उनकी इरिटेशन जो है मजीद बढ़ाती है, मुश्किल सांस वाली ब्रीथिंग और बढ़ा देती है, ठीक है? सो आज की असाइनमेंट है हमारी जो हमने आज डिस्कस किया अबाउट द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को हमने डिस्कस किया। So you will have to explain about the lower respiratory tract infections, ठीक है? जो pulmonary tuberculosis है उसको आपने स्पेसिफिकली क्या करना है, डिस्कस करना है, राइट? उसको एक्सप्लेन करना है। डिसऑर्डर्स ऑफ द लंग में आपने लंग कैंसर को बाकायदा एक्सप्लेन करना है और उसके जो आपके पास साथ में इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग है वो आपने बताने होंगे कि कौन कौन से इफेक्ट्स है अपने पास आपने लिखने होंगे, साथ में आप डायग्राम भी ड्रा किया करें। एंड अलॉन्ग विद दैट एक दूसरी चीज़ कि ये जो हमारे लेक्चर में स्लाइड्स हैं, ठीक है? ये बेसिकली बेस्ड ऑन दी टेक्स्ट बुक ऑफ नेशनल बुक फाउंडेशन जो हमारे बीएससी का कोर्स है, ठीक है? तो ये जो पॉइंट्स हमारे बुक्स के ही पॉइंट्स हैं। सो अगर आप इनको डेली बेसिस पे आप करते हो तो आपको बाद में मुश्किल नहीं होगी फाइनल एग्जाम के टाइम में। सो यही स्लाइड्स जो हैं वही आपके कोर्स कंटेंट है जो आपके बुक में मौजूद है सिलेबस में। तो इसको फोकस करें और ये डेली के बेस पे अपनी जो असाइनमेंट है उसको भी कंप्लीट किया करें। सो इट विल बी गुड फॉर यू पीपल इन द लॉन्ग रन। ओके? सो यही हमारा आज का लेक्चर था। ओके, टेक केयर, थैंक यू।